अब तक ममता बनर्जी अपनी ही मर्जी चला रही थी। कोरोना के आंकड़े छिपाने से लेकर मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने तक हर कहीं ममता बनर्जी ने निहायत घटिया किस्म की सियासत की और ये सब वो बंगाल की जनता की जान जोखिम में डालकर कर रही थी और हर सवाल के जवाब में केंद्र सरकार का नाम ले लेती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा किया कि ममता बनर्जी अपनी सारी सियासत भूल गई। असल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अजीब उलझन में डाल दिया है। शिवराज ने ममता को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे मध्य प्रदेश के इंदौर में फंसे बंगाली मजदूरों की घर वापसी के लिए इंतजाम करें। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उठे सवाल के बीच लगातार ममता केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। वे केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन शिवराज ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी को ही लपेटे में ले लिया। शिवराज ने चिट्ठी में लिखा कि इंदौर में फंसे बंगाली मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। वे निजी वाहनों से भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे। उन्होंने ममता से अपील की है कि वे केंद्र सरकार से बात कर इंदौर से बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की मांग करें। रेल मंत्रालय अलग अलग शहरों से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इंदौर से बंगाल के लिए ट्रेन चलने से यहां रहने वाले मजदूरों की मुश्किलें आसान होंगी। शिवराज की चिट्ठी से ममता के लिए उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। वे केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय से बंगाल के लिए अलग से ट्रेन चलाए जाने की मांग करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर शिवराज की चिट्ठी की अनदेखी से उन पर अपने राज्य के मजदूरों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लग सकता है। 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ममता ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे। ममता ने मोदी पर मनमर्जी करने और राज्यों को विश्वास में नहीं लेने की बात कही थी। इसको लेकर शिवराज पहले भी उन्हें निशाने पर ले चुके हैं। शिवराज ने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पीएम मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी फुटपाथ दौरे पर ठीक वैसे ही गए जैसे दिल्ली हिंसा के बाद वे मोहल्लों का चक्कर लगाने गए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मोहल्ला दर्शन करने से जो हुआ कुछ वैसा ही फुटपाथ की सैर करने से होगा। राहुल गांधी का ये फुटपाथ दौरा भी कांग्रेस की उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसे वे एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आजमा रही है। और अब तो दबाव का मकसद भी राहुल गांधी ने काफी हद तक खुद ही साफ कर दिया है। लेकिन क्या ये दौरा थोड़ा पहले नहीं प्लान किया जा सकता था? मसलन औरैया हादसे से पहले या तभी जब दिल्ली में मजदूर लॉकडाउन लागू होते ही सड़कों पर निकल पड़े थे। अगर ये फुटपाथ दौरा पहले ही हो गया होता तो कांग्रेस नेता सोच नहीं सकते पार्टी को कितना पुण्य मिलता, राहुल गांधी को कितनी दुआएं मिली होती। राहुल गांधी मजदूरों को तभी समझाए होते उनके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना ठीक होगा। तब तो ये भी बता सकते थे कि सड़क पर निकलने से क्या खतरा है और जिस तरह की मदद संभव थी वो भी कर सकते थे। जिन मजदूरों से मिले होते उनको कितनी ताकत मिलती। ये राहुल गांधी ही थे जिनके ट्वीट का बार बार नाम लिया जा रहा है, जो 12 फरवरी को उनके हैंडल से हुआ था। वो ट्वीट जिसमें कोरोना वायरस के खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई थी। उस ट्वीट के बाद भी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से मोदी सरकार पर लॉकडाउन के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। गौर करने वाली बात यह भी है कि अपने फुटपाथ दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी ने दबाव की इस राजनीति का खुलासा भी कर दिया था। मतलब 12 फरवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन लागू करने के लिए दबाव बनाया जाता है, फिर लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद उसे बकवास करार दिया जाता है। पहले आर्थिक पैकेज लाने की लगातार मांग की जाती है और जब सरकार ऐसा कर देती है तो उसे बकवास करार दिया जाता है। कभी सोनिया गांधी पत्र लिखकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, तो कभी रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी से इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी नए तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई गलत बात है, ये तो विपक्ष का हक है और कांग्रेस वही काम कर रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि राहुल गांधी बता भी देते हैं कि वो सब कुछ सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के राजनीतिक रणनीति के बारे में समझिए। मनरेगा कांग्रेस की ही लाई गई एक स्कीम है और पहले बीजेपी इसके विरोध में खड़ी दिखाई देती थी। ये स्कीम इतनी असरदार रही कि 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार की वापसी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। बाद में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि ये तो बड़े काम की चीज है और फिर उसे आगे बढ़ाया जाने लगा। मोदी सरकार भले ही मनरेगा को प्रमोट कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए उसका क्रेडिट लेना आसान होता है।
अब तक मनरेगा में 200 दिन के काम की व्यवस्था की जाती है। तो लॉकडाउन के चलते बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए मजदूरों की आबादी में कांग्रेस के लिए घुसपैठ आसान हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर मोदी सरकार न्याय योजना अस्थायी तौर पर लागू करने को राजी हो गई, फिर तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आने वाले चुनावों में कांग्रेस उछल उछल कर कहने लगेगी कि देश के गरीबों और मजदूरों के लिए बेहतर स्कीम उसी के पास है और वही देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये वास्तव में लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के दबाव में आ जाएंगे? अगर वाकई ऐसा लगता है तो बुद्धि की बलिहारी ही है। गांधी वाड्रा परिवार की सियासत का कुल मतलब है पॉलिटिकल स्टंट और हिट एंड रन। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सब इसी काम में लगे हैं। प्रियंका वाड्रा इसी हिट एंड रन पॉलिटिक्स की नीति पर चलकर अक्सर सीएम योगी पर निशाना साधती हैं, लेकिन ऐसा करना उनको तब भारी पड़ गया जब मायावती ने प्रियंका वाड्रा को जमकर सुना दिया। प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत कर रही गांधी वाड्रा परिवार की पोल एक तो दिल्ली के सुखदेव विहार में खुल गई और दूसरी लखनऊ में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इन मजदूरों को घर भेजने के लिए 500 बसों के संचालन की यूपी सरकार से अनुमति मांगी। प्रियंका ने एक वीडियो संदेश जारी कर सीएम योगी से राजनीति को किनारे कर बसों के संचालन की अनुमति देने की अपील की। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने प्रियंका वाड्रा से कहा कि 1000 बसें उत्तर प्रदेश भेजने की बजाय उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ भेज दें ताकि पीड़ित श्रमिक सुरक्षित पहुंच सके। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा के चलते काफी मजदूरों के परिवारों को आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। अभी तक इनकी काफी दर्दनाक मौतें भी हो चुकी हैं और ये बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ से काफी प्रवासी यूपी के मजदूर लोग सरकार की अनदेखी और उपेक्षा की वजह से यमुना नदी के जरिए भी घर वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मायावती ने कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें यूपी भेजने के बजाय उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ भेज दे, जिससे वे पीड़ित मजदूर यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सड़क के जरिए सुरक्षित यूपी पहुंच सकें। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस तरह कांग्रेसी नेता लोग दिल्ली में मजदूरों से मिलने के दौरान अगर उनकी कुछ आर्थिक मदद और खाने की व्यवस्था भी कर देते तो उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। प्रियंका वाड्रा अपने ही बुने जाल में फंस गईं। उन्होंने बस पॉलिटिक्स के सहारे सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की, तो अब योगी जी ने प्रियंका पर ही पलटवार कर दिया और औरैया हादसे का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस पर लगाए गए आरोप बेमाने नहीं हैं, क्योंकि जिन 2 ट्रक्स की वजह से हादसा हुआ उनमें से एक राजस्थान और दूसरा पंजाब का था और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि 1000 बसें प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाना चाहती हैं, लेकिन योगी सरकार अनुमति नहीं दे रही। अब योगी सरकार ने इस बात को लेकर कांग्रेस से 4 सवाल पूछे हैं। योगी ने कहा, औरैया में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि उसमें से एक ट्रक राजस्थान से आया था और दूसरा ट्रक पंजाब से। प्रवासी कामगारों व श्रमिकों से भारी पैसा वसूला गया। बिहार और झारखंड जाने के लिए गरीबों से रुपया वसूला गया। तब क्या कर रहे थे? योगी सरकार के आधिकारिक अकाउंट से सोमवार को ट्वीट किया गया कि मजदूरों की मददगार बनने का स्वांग रच रही कांग्रेस से मजदूर भाइयों और बहनों के कुछ सवाल। इस ट्वीट के बाद आगे लगातार 4 ट्वीट करके सवाल पूछे गए। योगी सरकार ने पहला सवाल पूछा कि जब आपके पास 1000 बसें थीं, तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेजा जा रहा है? दूसरा सवाल ये पूछा गया कि औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? हमारे साथियों से माफी मांगेंगे? तीसरा सवाल ये कि जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं, ये और बात है कि जब तक इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही हमारे साथियों की बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उनके काम ट्विटर पर नहीं धरातल पर दिखें। देश भर में जितने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, उसमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है, तो वे हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों के जरिए सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा सकती? इसके पहले मायावती ने भी प्रियंका वाड्रा की
बस पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी थी। कोरोना काल में कांग्रेस की सड़क छाप राजनीति चरम पर है। एक तरफ जहां पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के पास जाकर उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें अपनी सियासत का औजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस शासित सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस अपने खर्चे पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजेगी, लेकिन सोनिया गांधी का ये ऐलान भी महज राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया, क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से एक ट्रेन का खर्च वहन किया गया, जिसमें जमात की शिक्षा पाने वाले मुस्लिम बच्चों को उनके घर भेजा गया। मतलब कि वे मजदूर नहीं, कांग्रेसी सियासत के मोहरे थे। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के ऐलान के बाद भी कांग्रेस शासित राज्यों से प्रवासी मजदूरों को ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं और उनके लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल पहले ही ये कह चुके हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेजने के लिए रेलवे के पास रिजर्व ट्रेन हैं। राज्य सरकारों द्वारा डिमांड करने पर मुहैया कराई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस शासित सरकारें ट्रेनें क्यों नहीं चलवा रही हैं। अमित मालवीय ने एक और ट्वीट लिखा, कांग्रेस शासित राज्यों में खासतौर से महाराष्ट्र में न तो मजदूरों को खाना पानी दिया जा रहा है और न ही कोई आर्थिक मदद। उल्टा पुलिस उन्हें गाड़ियों में भर भर कर यूपी बिहार भेज रही है। उनको ट्रेन में क्यों नहीं भेजा जा रहा? इस तरह लोगों को भेजने से क्या संक्रमण नहीं फैलेगा? आपको बता दें कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए ट्रेन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राज्य सरकारों और प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य ले जाने में कोताही बरत रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अपने नागरिकों को निकालने के लिए ट्रेन की मांग नहीं कर रहे। सोनिया गांधी के ऐलान के बाद गुजरात कांग्रेस द्वारा भरूच से एक ट्रेन चलाकर खर्च उठाने का जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन हकीकत में कांग्रेस जिस ट्रेन के किराए का भुगतान कर रही है उसमें प्रवासी मजदूरों के बजाय मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनके राज्य भेजा गया, जो भरूच में रहकर तबलीगी जमात द्वारा संचालित तालीम हासिल कर रहे थे। यानी मजदूरों के नाम पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को बिहार और यूपी भेजने का काम किया गया।